हेलो एवरीबॉडी। हमारा जो सेकंड चैप्टर था वही वाला हिस्ट्रिकल सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसमें पिछले वीडियो तक मैंने आप लोगों को जो बताया था एक बार उससे कनेक्ट करवा देता हूँ। उसके बाद आगे का टॉपिक जो आफ्टर सर्जरी है उसको पढ़ेंगे। तो मैंने क्या क्या बताया था, सिर्फ एक क्रिस्प था वो समझा देता हूँ, निचोड़ क्या रहा था। मैंने ये बताया था वहाँ क्या क्या दिक्कतें थी, काम की लंबी अवधि थी और खाने के लिए नहीं था लोगों के पास, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था इसके चलते जो सिपाही थे वो लड़ना नहीं चाह रहे थे राजा की तरफ से, तो उन्होंने जो उनके पास एक वो आया था, टुकड़ी आई थी लोगों की, कब आई थी 26 तारीख के दिन, 26 फरवरी के दिन। तो उस दिन राजा ने उन पर गोलीबारी करके उन्हें भगा दिया था वहाँ से। फिर अगले दिन फिर आती है और राजा जो था वो डूमा को डिसॉल्व कर देता है, जो तीसरी डूमा बनाई गई थी। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, एक बार कनेक्ट करवा रहा हूँ। उसको डिसॉल्व किया। उसके बाद सोल्जर्स ने इन पे, राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ इन डिमॉन्स्ट्रेटर को, यानी ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर गोली बरसाओ, इन्हें भगा दो यहाँ से। राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया और उन्होंने भगा भी दिया। लेकिन जो आंदोलन करता थे वो 2 दिन बाद फिर उठ के आए, और 2 दिन बाद क्या हुआ कि राजा ने जो डूमा दी, तीसरी डूमा याद है किससे भरी हुई थी? राजा के सपोर्टरों से, जो राजा को सपोर्ट करते थे उनसे भरी हुई। राजा ने इसको डिसॉल्व कर दिया, यानी खत्म कर दिया इसको। अब इसके जो लीडर थे वो राजा के खिलाफ हो गए। राजा के खिलाफ हुए तो सपोर्ट किसका करेंगे? जो राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये उनके साथ मिल गए। अब जब ये उनके साथ मिले, ये लोग, इनकी पावर हो गई डबल, इनकी पावर अब ट्रिपल भी हो जाएगी। क्यों? अब जो सोल्जर्स नहीं चाह रहे थे उन्होंने इनके ऊपर गोली चलाने से दूसरी बार मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे गोली, आप लोग बस जो राजा हो, आप हमारे बल पे बस लड़े जा रहे हो, हम लोग मर रहे हैं, और आपकी जो नीतियां हैं, युद्ध नीति, वो उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से आप क्या करो, सरेंडर कर दो इन लोगों के सामने। सिपाहियों ने पीपल का, यानी जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, आंदोलन करता, उन लोगों का साथ दिया। उसके बाद क्या होता है, अब ये लोग, इन लोगों को विजय मिल गई, जीत चुके हैं ये लोग। 2 दिन बाद राजा के पास, अब ये बहुत सारे लोग थे, मान लो 10,000 लोग थे। 10,000 लोगों में ये थोड़ी कि सारे लोग विंटर पैलेस में घुस जाएंगे। विंटर पैलेस याद है क्या था? राजा का जो किला था वो था विंटर पैलेस। सारे जाएंगे नहीं, इनमें से कुछ ग्रुप गए, मान लो 200 के करीब मेंबर गए होंगे। अज्यूम करो, कोई करेक्ट यही वर्ड, कहीं ये नहीं है नंबर, मान लो इतने लोग गए और इन्होंने राजा से कहा कि अब आप सिंहासन छोड़ दो। और राजा को जो कमांडर था उसने भी एडवाइस किया कि आपकी पावर थी आपकी आर्मी, अब जब आपकी आर्मी आपके पास नहीं रही तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो ये डेट याद रखो, 2 मार्च 1917, इस दिन राजा अपना सिंहासन छोड़ देता है। और फ्रांस में क्या होता है, अब ये जो टुकड़ी गई यही गवर्नमेंट बनाएगी। ये जो 200 लोग मान लो गए थे, यही वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और देश चलाएंगे। और सोवियत, अब सोवियत का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब समझते हो ना, जब जो लोग मिलके बना लेते हैं संगठन, संगठित होके, वो ग्रुप, सोवियत का ये मतलब है। तो इन्होंने सोवियत बनाया, ग्रुप बनाया, और कहाँ बनाया? सिटी पेट्रोग्राड में। तो इनके ग्रुप का नाम हो गया पेट्रोग्राड सोवियत। याद हो जाएगा, पेट्रोग्राड सोवियत नाम हो गया। और उसके बाद जब फर्दर ये काम करती है आगे ये गवर्नमेंट, तो ये अपना नाम रख देती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट समझते हो कि जैसे सेंटर वाली गवर्नमेंट, जो सेंटर से पूरे देश को संभाल रही है। उसके बाद अब ये सारा था पिछले वीडियो का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि कनेक्ट कर सको। अब इसी के आगे से पढ़ेंगे कि जब गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, उससे लोग खुश थे। अब जो वो दिक्कतें थी, कम खाने को था लोगों के पास, ज़्यादा काम के घंटे, अब क्या वो दिक्कत सही हो जाएगी जब ये गवर्नमेंट आई? तो अब ये सारी चीज़ें आफ्टर फरवरी में पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आफ्टर फरवरी, फरवरी में रिवॉल्यूशन आया, अब बढ़िया लड्डू वड्डू बंटवाए, अब गवर्नमेंट बन चुकी है वहाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बनी? प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इसमें जो डोमिनेट कर रहे थे, यानी जो लोग लीडर बन के बैठे थे, वो कौन थे? अब इनमें भी तो मतलब राजा के लोग तो नहीं थे इस गवर्नमेंट में, सोसाइटी का थोड़ा सा जो मिडिल क्लास थी वहाँ पे भी वो लोग थे। इसमें कौन कौन थे? डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिशियल। अब आर्मी ने मना किया था, आर्मी ने सपोर्ट किया, तो हो सकता है आर्मी के भी मेंबर हो इसमें, आर्मी मेंबर थे। उसके बाद लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने पेट्रोग्राड में इंडस्ट्री लगाई थी, इंडस्ट्री के मालिक थे इसमें। और लैंड ओनर्स बड़े बड़े जमींदार थे इस पेट्रोग्राड सोवियत में। समझ में आया? उसके बाद अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। एक सेंसरशिप का कंसेप्ट आता है।
जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और अभी भी कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे जो राजा थे वो क्या देखते थे कि लोग हमारे बारे में कहीं गलत तो नहीं लिख रहे, तो वो अपने अंडर में सेंसर्स रखते थे कि देखें कि राजा के बारे में कोई गलत तो नहीं लिख रहा है, या राजा के बारे में समाज में कोई गलत मैसेज तो नहीं पहुंचा रहा। तो ये होती है सेंसरशिप। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में ये सेंसरशिप हटा दी गई, इसे अबॉलिश कर दिया। यानी फ्रीडम, हम जो आज देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी जो हम चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के बारे में, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो वो अपना सही कर दे, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। तो वो जो प्रिंसिपल है वो उस वक्त ही यहाँ पे देखने को मिल गया कि सेंसरशिप को बैन कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। अब देखो, अब राजा के अंडर में क्या था, एक लाइन ये भी पड़ी थी, राजा के अंडर में सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन थी 1917 तक, एक पॉइंट का पीछे। तो अब जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सब हटा दिया, इन्होंने करवाए इलेक्शन भी होते हैं इनके अंडर में। और अब इन्होंने आज़ादी दे दी, जैसे हमने उसमें देखा था कि जब नेशनल असेंबली बनती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर, पीछे जाओ एक चैप्टर, वहाँ देखा था जब नेशनल असेंबली बनती है तो वो इलेक्शन कराते हैं, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की जो पार्टी होती है, जैकोबिन क्लब, वो जीतती है और पावर में आती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट जैसे अलग अलग पार्टी बनने लगी, और पार्टी को वहाँ सोवियत बोलते थे, यानी ग्रुप। लगभग 500 सोवियत बन गए एक साल के अंदर में। और एक पार्टी, और ये पार्टी जो पीछे हमने पढ़ी थी व्लादिमीर लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन भी वापस आ गए। राजा ने कह के रखा था कि ये जो है ये लगातार आंदोलन में खड़ा रहता है, इसको पकड़ के नहीं आना, फांसी पे लटका देंगे। राजा के खिलाफ ये बहुत आवाज उठाता है। तो इस तरह से जो व्लादिमीर लेनिन थे उस वक्त रशिया में नहीं थे, वो सर्बिया, उसी के नीचे एक कंट्री है, उसी में छुप छुप के रह रहे थे। लेकिन जब देखा कि राजा के पास पावर नहीं है, राजा जा चुका है, तो वो वापस आ गए व्लादिमीर लेनिन। और अपनी पार्टी, उनकी पार्टी कौन सी थी, बोल्शेविक पार्टी, जिसमें लिखा था 1903 में, इन्होंने अपनी पार्टी वापस से ज्वाइन कर दी। और अब क्या होने लगा, 500 सोवियत से दिख रहा था, लेकिन क्या जो छोटे छोटे सोवियत होते हैं ना, वो बोल्शेविक जो पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते थे कि हमें इस पार्टी में विश्वास है, ये पार्टी बढ़िया है। इसको देखते हुए प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर अब जैसे स्थापना आने लगी। इसके बाद क्या हुआ, इतने सारे जब बनने लगे, इनके अंदर आई जेलेसी की भावना, और बोल्शेविक के सपोर्टर बहुत थे, प्रो बोल्शेविक उन्हें कहा जाता है, जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। अब जब लेनिन वापस आए तो उन्होंने तीन बातें कही, और उन तीन बातों को अप्रैल थीसिस कहा जाता है, क्योंकि वो अप्रैल के महीने में ही वापस आए थे, और उनकी तीन बातों को अप्रैल थीसिस इसीलिए नाम दिया। अब इसमें क्या क्या पढ़ा हमने कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, उसमें डोमिनेट कौन कर रहे थे ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा उन्होंने सेंसरशिप का जो कंसेप्ट होता है उस पर बैन लगा दिया, मतलब पूरी तरीके से लिबर्टी दे रहे हैं ये लोगों को। और इन्होंने सोवियत बनाने की भी आज़ादी दे दी लोगों को, वो आज़ादी दे दी। व्लादिमीर लेनिन वापस आए, उन्होंने दी अप्रैल थीसिस। समझ में आया इतना? तो अब जो व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल थीसिस थी, उन्होंने क्यों दी और क्या दी वो पढ़ेंगे। अब उनकी जो 3 अप्रैल थीसिस थी उसमें पहली बार वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, यानी जो युद्ध चल रहा था, अभी 1917 ही चल रहा है, और युद्ध कब खत्म होता है 18 में, लेकिन जो रशिया था वो वापस ले लेता है 1 साल पहले अपने आप को, ये आगे पढ़ेंगे। 1917 में युद्ध चल रहा था, और बोल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने कहा था हमारी पार्टी पावर में आएगी तो हम जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उससे वापस ले लेंगे अपने आप को, क्योंकि युद्ध के चलते जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो घटती जा रही है, ये नहीं हो रही कि वो बढ़ रही है। पहली बात ये थी व्लादिमीर लेनिन की वॉर से हम अपने आप को विड्यू कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीसेंट, यानी जितनी भी जमीन थी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मान लो इतनी जमीन है इसमें यहाँ पे, तो सारी जमीनों पे सरकार का कब्जा होगा और सरकार के द्वारा सबको जमीन बांट दी जाएगी। अगर मान लो किसी के घर में 4 मेंबर है तो उसको 4 मेंबर के हिसाब से ही घर दिया जाएगा, ये नहीं कि जो नोबल और क्लर्जी है मेंबर 3 है घर में और हवेलियाँ लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। जिसके घर में जितने मेंबर उस हिसाब से उसको जमीन मिलेगी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ये थी अप्रैल थीसिस की दूसरी बात, ये याद हो रहा है ना। पहली बात क्या थी कि वॉर से बाहर निकालेंगे, दूसरी बात लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी जमीन को दोबारा बांटा जाएगा। अब तीसरी, बैंक टू बी नेशनलाइज, जितने भी बैंक है वहाँ उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा, यानी बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाएगा।
तो ये थी 3 अप्रैल थीसिस। को हटा दिया, पार्टी बनाने की वो दे दिया आज़ादी। उसके बाद इतनी सारी अच्छी चीज़ें ही हो रही है इनके अंदर में, लेकिन फिर हम एक और रेवोल्यूशन क्यों पढ़ेंगे? जब मैंने बताया था 1917, तो इसमें बताया था 1 फरवरी का और 1 अक्टूबर का। तो जब इतना अच्छा चल रहा है करने के बाद सब कुछ, तो अक्टूबर में दोबारा क्रांति क्यों लाई जाएगी? तो उसके अब कारण पढ़ेंगे कि कारण क्या थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के, और इसी के साथ फिर धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने वाला है। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक है रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति अक्टूबर में लाई जाएगी उसके पीछे के कारण। सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है हमें अभी रशिया में। अब कारण समझते हैं कि क्या क्या दिक्कतें अब हो सकती हैं। देखो, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो अभी इम्प्रूव नहीं हुई है। उन्हें वो 3 जो दिक्कतें थी वो है, बार बार बोल नहीं रहा क्योंकि बोरिंग सा लगता है, तो वो 3 दिक्कतें आपको अब याद हो गई होगी, इतनी बार बताइए। इसके अलावा क्या होता है? अब देखो, वही सारी चीजें जो पहले बता चुका हूँ। सोल्जर्स डोमिनेट कर रहे थे, तो अब जो सोल्जर्स थे वो भी टुकड़ों में बट गए। ये पूरे सोल्जर्स हैं, तो आधे सोल्जर्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर, आधे सपोर्टर बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर हो गए, आधे सोल्जर्स। और इस वजह से देखा जा रहा था धीरे धीरे जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे सोल्जर्स में भी, वो भी बढ़ने लगे। इस वजह से अब जब देख रहे हैं कि बोल्शेविक पार्टी का जो महत्व है वो देश में ज़्यादा होता जा रहा है, तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके जो लीडर्स थे वो सोचने लगे कि अगर इनको अभी नहीं रोका तो ये हमारी जो सत्ता में हम लोग हैं हमें उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से, ऐसा सोचने लगे। उसके बाद 500 सोवियत बन चुके थे जून तक, उसी साल के अंदर। अब क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट खुश थी इससे? बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी पावर पे धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी अपना चेक लगाती जा रही थी। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें ऐसे देखी गई कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के डिक्लाइन का कारण और बोल्शेविक पार्टी के राइज, यानी इनके पतन का कारण और उनके उदय का कारण। समझ में आया? अब गवर्नमेंट ने कुछ किया तो होगा जब उन्हें इतनी सारी चीज़ें दिख रही है अपने अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टू कंट्रोल द ग्रोइंग डिसकंटेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट took the following steps: controlled workers by arresting their leader। अब 500 सोवियत बने, जो लीडर ज्यादा तंग करता था जिस पार्टी का लीडर, उस पार्टी के लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जो पार्टी के लीडर मान लो बोल्शेविक पार्टी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी बात से सहमति नहीं दिखा रहे, उनके लीडर को अरेस्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या किया इन्होंने? डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक। अब एक है ना, इन्होंने कुछ हरकत की होगी गलत, उसके चलते बोल्शेविक पार्टी के लीडर ने आंदोलन कर दिया विक्टर पैलेस के बाहर। अब उनके ऊपर गोलीबारी करवा दी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। अब जो व्लादिमीर लेनिन थे वो सोचने लगे कि इनको अभी रोकना पड़ेगा, अगर इनको नहीं रोका तो ये डिक्टेटरशिप ले आएंगे, एक तंत्र जो हिटलर लेके आया था, अपने किसी लीडर को देश का लीडर बना देंगे और डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर मान लो सरकार कुछ गलत काम कर रही है, उनके फैसले से हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें पूरा अधिकार है हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, उनसे कहें कि अपना फैसला बदलो। एक एग्जांपल देता हूँ। सरकार एक कानून लेके आई कि फुटपाथ पे जो लोग, देखा होगा कुछ लोग टॉफी और जो खाने पीने की चीजें हैं वो फुटपाथ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग सड़क के साइड में चलते हैं, और सड़क के साइड में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होंगे। सरकार ने कानून पास किया कि फुटपाथ पे कोई भी अब वो नहीं लगाएगा, चीज़ों की सामान की शॉप है। लेकिन उन्होंने ये कानून पास कर दिया, लोकसभा से राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट, कानून जो बिल था, बिल से लॉ बन गया तो इसके बाद अब इसके जो गलत इफेक्ट थे, देखो वो जो चीज़ लगाने वाला है वो कितना, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा कुछ है, नहीं बन पाएगा। इससे उसका एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अगर आप पैदा हो गए तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई मारेगा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है आपको खाने को मिले, आपको रहने को मिले, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो समझ में आया कि अगर सरकार के किसी गलत फैसले से हमें नुकसान होता है तो पूरा अधिकार है सरकार के उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाओ, और अगर सरकार नहीं सुन रही तो फिर ये सरकार की वो दिखा देगा कि सरकार कैसी है। और यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी ने जब आंदोलन किया उनके खिलाफ तो उन पर गोलीबारी करवा दी। तो इससे क्या पता चलता है सरकार अच्छी काम कर रही है, उस वक्त नहीं कर रही। तो ये सारे कारण पढ़ने हैं हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए। पहले सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो चिढ़ होती है सरकार के मन में, उसके चलते सरकार का पतन होता दिख रहा था। अब जब गोलीबारी चलवाई तो व्लादिमीर लेनिन को फिर देश छोड़ के भागना पड़ा। पहले राजा के अंडर में बेचारे को भागना पड़ा, अब
जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इनके अंडर में भी भागना पड़ा वल्लभ लेनिन को। What was the situation in countryside? अब गांव में क्या सिचुएशन थी? Peasant and socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. अब जब ये सब इधर बिजी हो गए तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात थी, उन्हें जो वल्लभ लेनिन ने कहा था मैं पावर में आऊंगा तो ये सारी 3 चीजें करूंगा जिससे हमारे देश को थोड़ा सा विकास मिलेगा, थोड़ा सा हो जाएगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा। लेकिन अब लोग उन्होंने कहा कब बांटोगे लैंड, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कब करोगे? लेकिन वल्लभ लेनिन है नहीं इस वक्त देश में। अब गांव में लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ दंगे देखने को मिलते थे लगातार। अब जब लोग हैं, लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिविल वॉर हो जाएगा, यानी नागरिक किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? पीजेंट सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जो किसान थे उन्होंने कब्जा कर दिया किसके जमीन पे? नोबल्स की जमीन पे। जो नोबल्स थे उनकी जमीन पे कब्जा कर दिया। बड़े बड़े जो हमने पढ़े बीच में, कुलक्स एक टर्म बताया था, उन किसानों के लिए इस्तेमाल होता है जो वेल ऑफ होते हैं पैसे के मामले में, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है। तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गांव में किसानों ने, सारी ज़मीनें हड़प ली। बहुत सारे जो नोबल्स थे उन्हें वहाँ से भाग भाग के शहर में आना पड़ा, नहीं तो फिर जान बचेगी नहीं तो ज़मीन का क्या करेंगे, इस वजह से भाग के आना पड़ा। दिस ऑल प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसने एक फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन दे दी अक्टूबर की क्रांति के लिए। ये सारे कारण रहे कि अब इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट गलत कर रही है तो गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे? क्रांति दोबारा लानी पड़ेगी। समझ में आया? तो हमने रीजन पढ़ लिए अक्टूबर रेवोल्यूशन के। अब पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब सुनो, as we know that the conflict between the provisional government and Bolshevik grew, and the attitude of provisional government feared Lenin that they might set up a dictatorship. कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या सेटअप कर देंगे? डिक्टेटरशिप, जो कि जर्मनी में थी। जर्मनी में बाद में आती है, लेकिन उस वक्त कंसेप्ट तो था एक तंत्र का, ये एक तंत्र कर देंगे यहाँ पे स्थापित, ऐसा डर था वल्लभ लेनिन को। अब विद बॉल्शेविक सपोर्टर इन आर्मी, बॉल्शेविक सपोर्टर्स यानी मैंने अभी पीछे बताया था कि आर्मी में भी कुछ टुकड़ियाँ ऐसी थी, कुछ रेजिमेंट ऐसे थे जो बॉल्शेविक के सपोर्टर थे, तो उनका सपोर्ट लेके उनको अपनी तरफ जोड़ के क्या हुआ? सोवियत एंड फैक्ट्री वर्कर लेनिन स्टार्टेड अ प्लानिंग। वल्लभ लेनिन ने देश के बाहर से प्लानिंग स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट को हटाने की। प्लान क्या था वल्लभ लेनिन के दिमाग में? उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की सोल्जर्स के साथ और लैंड ओनर्स के साथ। अब प्लान क्या था? प्लान बताता हूँ आपको। लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू अग्री अ सोशलिस्ट सीजन ऑफ पावर। अब उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट फिर से डिक्टेटरशिप की ओर अग्रसर हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सबको एकजुट होकर क्रांति लानी होगी और क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सोशलिस्ट, चैप्टर का नाम ही है सोशलिज्म, फिर से स्थापित करना पड़ेगा। समाजवाद में बैंक को नेशनलाइज, जमीन को दोबारा समाज में बांटना पड़ेगा और बहुत से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। ये सारी प्लानिंग थी वल्लभ लेनिन की। और अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। अब जो टुकड़ी थी बहुत सारी, तो उस टुकड़ी में एक कमांडर जनरल थे लियोन ट्रॉट्स्की, इनको लीडर बना दिया उस पूरी टुकड़ी का और कहा कि जब हम इस प्लान को अंजाम देंगे तो आप लोगों को प्लान के हिसाब से अपनी जो टुकड़ी है, मतलब जितनी भी सेना है, उसे लेके जाना पड़ेगा अटैक के लिए। और इनको लेनिन ने किसी को डेट तक नहीं बताई थी कि कब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और अचानक से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और एक ही दिन में बोल्शेविक पार्टी के हक में आ जाता है। अब आगे क्या होता है वो सुनो। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? डेट जो थी उसको सीक्रेट रखा गया वल्लभ लेनिन के द्वारा। अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 तारीख को शुरुआत कर दी गई क्रांति की। इस डेट को शुरुआत कर दी 24 अक्टूबर को। मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब इन्होंने क्या किया? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके जो मिनिस्टर्स थे, जितने मतलब गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लीडर है, उसके कैबिनेट के भी मिनिस्टर होंगे ना। मतलब जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एक है, वो उस पार्टी का पूरा हेड है। अब हेड है तो कैबिनेट में उसका एजुकेशन मिनिस्टर भी होगा उस पार्टी का, उसके बाद उसमें वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा। इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी लीडर के अलावा प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट था। प्राइम मिनिस्टर के अलावा अदर मंत्री भी थे वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम था किरंस्की, प्राइम मिनिस्टर किरंस्की नाम था उनका।
अब बोल्शेविक पार्टी ने टुकड़ी भेजी लियोन ट्रोट्स्की के अंडर में, इनको अरेस्ट किया और ये भाग जाते हैं डर के मारे। इनके जो अलग जो मंत्री होते हैं वो वहीं रहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और किरणस्की भाग जाते हैं वहां से। और जब ये भाग गए तो धीरे धीरे अब जब सरकार नहीं रही तो कंट्रोल इनका आ गया। तो आप सोचोगे कि जब इन्होंने इन पे अटैक किया तो ये लोग क्या खाली बैठे थे? इन्होंने भी अपनी सोल्जर भेजी। जो बोल्शेविक पार्टी की जो बिल्डिंग्स थी वहाँ इन्होंने अपने सोल्जर भेजे, लेकिन वहाँ इनको कोई भी मंत्री नहीं मिला, ना कोई मेंबर मिला उस पार्टी का। बस कुछ जो न्यूज़पेपर छापने वाली मशीनें थी उसको देख के ये लोग वापस आ गए। जब तक इनके जो सोल्जर थे वो वापस आए, इतनी देर में इनके सोल्जर्स ने इनका काम कर दिया खत्म। अब क्या हुआ? अब कुछ सपोर्टर इनके भी रहे होंगे वहां पे। अब सपोर्टर जब इनके भी थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, तो ये जिस सिटी में हुआ उस सिटी के अलावा अलग अलग जगह विद्रोह देखने को मिला बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। लेकिन दिसंबर आते आते हर जगह बोल्शेविक पार्टी ने संभाल लिया, सारी स्थिति को संभाल लिया। तो अब क्या हमने पढ़ लिया? अक्टूबर रिवॉल्यूशन आ गया, ये वाली गवर्नमेंट हट गई और बोल्शेविक पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। समझ में आया इतनी बात? अगला जो टॉपिक है, अगला विषय हम अब यहाँ से आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और इसमें अगला जो मतलब टॉपिक है, विषय है, उसमें पढ़ेंगे व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। क्रांति आ गई, उसके बाद बोल्शेविक पार्टी वहाँ की लीडर बन चुकी है। अब उसके बाद क्या चेंजेस लाए गए? अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, जो व्लादिमीर लेनिन थे ये एक तरह से इस टाइप के इंसान थे। समझ में आया कैसे थे ये इस टाइप के इंसान? जो ये बोलते हैं वो करते हैं। जो अप्रैल थीसिस में इन्होंने कहा जमीन को दोबारा बांटा गया 1917 में, अब इनकी लीडरशिप में क्या होगा? इनको वापस ले लिया जाएगा वॉर को। वॉर से अपने आप को ये विड्रू कर लेंगे, मतलब युद्ध से वापस खींच लेंगे और ज़मीन को दोबारा बांटा गया। अब वही वाला कंसेप्ट जो इन्होंने कहा था, जिस फैमिली में जितने मेंबर उस हिसाब से ज़मीन मिलेगी। एक फैमिली में 4 मेंबर है तो तुम्हें ज़्यादा बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें छोटा घर दिया जाएगा। तुम्हारी फैमिली में 10 मेंबर है, ले लो थोड़ा सा बड़ा घर। और जिन जब मान लो कोई नोबल है, उसने ले रखा है 3 जने हैं फैमिली में और घर इतना बड़ा ले रखा है, उसकी अब इस घर को तोड़ा जाएगा, इसकी ज़मीन को 4 हिस्सों में बांट के लोगों को दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो अप्रैल थीसिस में कहा था, पहली बात कर दी, दूसरी बात कर दी, और बैंक जो थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया। यानी जो चीज़ें कही थी वो कर दी इन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ? हाँ, एक चीज़ और, यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। अब जो अरिस्टोक्रेसी समझते हो, जो राजा थे, जो राजा अपने आप पे टैग लगाते थे कि हम इस टैग मतलब इस राजवंश से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहने को भी जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर ने समानता लाने के लिए क्या किया था कि सर और मैडम वर्ड जो हम भाषा बोलते हैं उसमें भी समानता लाने के लिए बैन कर दिया। कोई सर मैडम नहीं, जो मैन है वो सिटीजन मतलब नागरिक सिटीजन, और जो वुमेन है इक्वालिटी समानता लाने के लिए। सेम चीज यहाँ की गई, अरिस्टोक्रेसी जो टैग थे उनको बैन कर दिया गया व्लादिमीर लेनिन के अंडरशिप में। अच्छा, अब आर्मी में भी थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी लाई। एक बुक में डायग्राम दिया गोदेनोव का है, जो आर्मी मैन ने पहन रखी है। एक हैट लाई गई कि सारे जो आर्मी ऑफिसर हैं कुछ ऐसे करते हैं, अजीब सी है थोड़ी सी, और आगे से जो रशिया के सोल्जर्स ने पहन रखी है ऐसी करके कुछ हैट है। ये इसे गोदेनोव का हैट कहा जाता है, ये पहनाया गया। सारी आर्मी के लोग यही वाली हैट पहनेंगे। हाँ, इसके बाद वॉज एवरीथिंग सो स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब वही सारी प्रॉब्लम कि वो जो 3 दिक्कतें थी जिनके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या वो अब ठीक हुई? वो अभी भी ठीक नहीं हुई। क्या दिक्कतें थी? सबको याद हो चुकी होगी अब सारी दिक्कतें, 3 जो मैंने बताई थी। खाने की कमी, काम की लंबी अवधि और कम सैलरी। समझ में आया? और हेल्थ केयर और सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी जो सुविधाएं हैं साफ सफाई वाली, वो भी अच्छी नहीं थी। वो सारी तीनों दिक्कतें क्या अब ठीक हुई? अभी भी ठीक नहीं हुई। प्रॉब्लम्स थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में। क्या प्रॉब्लम थी? अब इन्होंने भी इलेक्शन करवाए। इनको लगता था बोल्शेविक पार्टी को यहाँ इतने सारे पूरे देश में हमारे सपोर्टर हैं, इलेक्शन करवा लो हम ही लोग जीतेंगे। तो बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया? प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हम कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद। इन्होंने इलेक्शन करवाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझते हो? जो सभा होगी वो देश के लिए कानून बनाएगी, उसके लिए इलेक्शन करवाए। अब इलेक्शन करवाए और उसमें क्या हुआ? बोल्शेविक पार्टी हार गई। उसमें कोई और एक नई पार्टी जीत गई। अब वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संभालेगी और लॉ बनाएगी
और उस लॉ को लागू करने का काम बोल्शेविक पार्टी करेगी और इनके जो कुछ विचार होंगे ये इन्हें देगी बोल्शेविक पार्टी और ये इस पे भी कानून बना सकते हैं। अब क्या हुआ, अब बोल्शेविक पार्टी यहाँ से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगी। ये देखा जाता है कि जिसके पास पावर आ जाती है ना वो उसका कब किस तरीके से कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बोल्शेविक पार्टी शुरू में इतनी अच्छी थी लेकिन अब पावर में आने के बाद ये भी गलत चीज़ें करेगी। इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। कहा कि इसके इलेक्शन अनसर्टेन सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हुए थे जब अस्त व्यस्त था पूरा देश, स्थिरता नहीं थी यहाँ पे, इस वजह से हम इसको डिसॉल्व करते हैं। और जो ऑल रशियन सोवियत होता है उनका डिस्कशन इससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो ऑल रशियन जो 500 सोवियत बनाए गए थे वो भी डिस्कशन करते थे। उस टाइम देखा जाता था, आज पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और उस वक्त हमारे देश में भी जो पॉलिटिशियंस थे मान लो अलग पार्टी के हैं लेकिन सही थे वो लोग, एक दूसरे के विचार अच्छी तरीके से समझते थे। ये नहीं कि अगर कोई सामने वाला सही कह रहा है फिर भी उसका अपोजिशन करना है, ऐसा नहीं था। उनमें बदले की या जलन की भावना नहीं थी उस वक्त। लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने इसको डिसॉल्व कर दिया और ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये गलत सिचुएशन में बनाई गई थी, इस वजह से डिसॉल्व करते हैं हम इसे। अब इसके बाद लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया और आर्ग्यूमेंट भी मैंने बता दिया आपको। अब क्या होता है इसके बाद, अब इन्होंने हाँ एक चीज़ और, ट्रेड यूनियन मतलब इन्होंने सीक्रेट पुलिस भी बनाई। आगे हम पढ़ेंगे जर्मनी वाले चैप्टर में, उसमें उन्होंने गेस्टापो नाम की एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी। और ये लोग NKVD, इनके ये टाइटल थे सीक्रेट पुलिस के। और OGPU मतलब इनको एक टाइटल दे दिया और एक चेक ऑफ लिस्ट नाम दी। इनको संभाला कि तुम लोगों को हम संभालते हैं, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उन्हें तुम संभालना, ऐसी जिम्मेदारी दे दी इन 3 तरीके की सीक्रेट पुलिस को। ठीक है, तो अब ये क्या दिखा रहा है एटीट्यूड कि सरकार जो थी अब ये फिर से गलत ट्रैक पे चली जा रही है। शुरू में जिस वजह से इलेक्ट किया फिर सरकार गलत ट्रैक पे जा रही है, लोगों ने ये चीज़ें देखी। अब क्या होगा, लेकिन बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट कभी नहीं करता, वो आखिरी तक चलती है इसमें। ऑल दीज स्टेप्स टेकन बाय बोल्शेविक्स क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी। इन सारे स्टेप्स ने रशियन समाज में टेंशन क्रिएट कर दी, टेंशन का माहौल बना दिया। बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसर्स ऑफ द पार्टी एनकरेज्ड। अब क्या हुआ, अब देखो पार्टी वन पार्टी स्टेट बन जाएगा धीरे धीरे। पहले इलेक्शन करवाया लेकिन उसे हटा दिया। अब देखा जाएगा कि जितने सोवियत थे उसको भी बैन करना। देखो इंग्लैंड और फ्रांस ये एंट्री करेंगे, अब इंग्लैंड और फ्रांस की एंट्री आने वाली है इसमें। रेड्स थे बोल्शेविक्स, ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, यानी जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, और वाइट कंजर्वेटिव जो सारे। अब ये हो गए एक टीम में इकट्ठे और ये दोनों एक साथ आ गए। जो लोग अब एक साथ आ गए, लेकिन शुरू में क्या देखा गया, इन्होंने बोल्शेविक पार्टी से लड़ने की जगह जो जिन लोगों को जमीन दी थी बोल्शेविक पार्टी ने ये उनको तोड़ने लगे, उन लोगों को मारने पीटने लगे इकट्ठा करके। अब जब ये उन लोगों को मारेंगे पीटेंगे, और बोल्शेविक पार्टी समाजवाद के नाम से उठी थी, अब बोल्शेविक पार्टी इन्हें बचाएगी। और इन्हें बचाएगी, अब मान लो एक क्रिकेट मैच है, इंडिया का नहीं है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। आपको साउथ अफ्रीका पसंद नहीं है तो फिर अल्टीमेटली किसे सपोर्ट करोगे, ऑस्ट्रेलिया को ना। ठीक वैसे ही था, अब जब ये इन्हें पसंद नहीं है तो ये अल्टीमेटली ये लोग वापस बोल्शेविक पार्टी की तरफ मुड़ जाएंगे, बोल्शेविक पार्टी ने बचाएगी। अब इंग्लैंड और फ्रांस की बात मैंने छेड़ी, वो क्या करते हैं, अब इन लोगों को पैसों के टर्म में और हथियारों के टर्म में मदद करते हैं। क्यों, रशिया में समाजवाद उठ रहा है और इंग्लैंड और जो फ्रांस है वो कैपिटलिस्ट है, यानी वहाँ पे कैपिटल देखा जाता है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी समझा चुका हूँ पहले भी पिछले चैप्टर में, समझ एक बार दोबारा बता देता हूँ। समाजवाद में देखा जाता है कि अगर एक जना पैसे कमा रहा है तो वो सब में बटे, सबका विकास सबका भला। और कैपिटलिस्ट में देखा जाता है एक इंसान पैसे लगाए, सबसे काम करवाए और अकेले किसका भला हो, अकेले इसका भला हो, यानी सब कमा के प्रॉफिट इसे दें। तो ये थी कैपिटलिस्ट। अब जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वहाँ पे ये वाली आइडियोलॉजी थी, या समाजवाद। अब एक कहावत सुनिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब जब यहाँ पे समाजवाद की भावना उठ रही है, हो सकता है यहाँ से वो ब्रिटेन और फ्रांस में आ जाए ये जो विचार है। इस वजह से इन्होंने कहा इस भावना को अभी दबा दो, इस बीज को, जब ये पौधा है तभी नष्ट कर दो, नहीं तो पेड़ बन के ये बड़ा दुख देगा। तो इन्होंने मदद की वाइट की और ग्रीन की, किसने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। फिर भी जीत जाती है बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि बाद में इनका सपोर्ट इन्हें ही मिल जाता है।
तो ये सिविल वॉर मैंने आप लोगों को बताया कि सिविल वॉर में क्या सिचुएशन रहती है। टॉपिक अब चेंज करते हैं। तो जो पिछले टॉपिक है उसके बारे में नए टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी सोशलिस्ट सोसाइटी अब जो वल्लभ लेनिन थे वो, तो हमने पिछले वीडियो में जो देखा उसी के आगे से टॉपिक स्विच करते हैं। हमने देखा कि पार्टी बोल्शेविक पार्टी पावर में थी। अब पावर में थी तो उन्होंने जो काम किया विकास तो लाना है, जो सरकार है वो विकास के लिए ही आई है। अब बोल्शेविक पार्टी पावर में है तो इसलिए उन्होंने मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी यानी सोशलिस्ट समाजवादी समाज के लिए उन्होंने क्या किया, यानी एक ऐसा समाज जिसमें हर चीज समाजवाद की भावना से हो, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया उस चीज में हम पढ़ेंगे। एक चीज तो ये कि बैंक एंड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज, यानी जो बैंक थे और इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग जो हम अपने इंडिया में देखते हैं 5 ईयर प्लान अभी कुछ साल पहले ही हमने खत्म किया है करना। 5 साल का एक टारगेट रखा जाता था कि हमारी मतलब स्टार्टिंग में ही प्लान कर दिया जाता है कि अगले 5 साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग भी उन्होंने एक पॉइंट आ जाएगा इसमें मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी में। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, लेकिन अब ये चीज सुनो, अब इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, इंडस्ट्रीज वहाँ बढ़ रही है और सेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी जब भी वहाँ ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। उनकी कंडीशन को सुधार करने के लिए क्या क्या किया गया। अब जब काम वो लोग करते थे तो कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता था बार बार किसी ना किसी कारण से। मान लो किसी जो ग्रुप है वहाँ पे उस इंडस्ट्री का, तो वो किसी बात पे गुस्सा हो गया वहाँ के ओनर से, हड़ताल पे बैठ गए, इस कारण रुक गया। बैड वेदर था उस कारण रुक गया। मशीनें खराब हो जाती थी बार बार, मशीनों को सही कराने की वजह से। तो देखा जाता है जब ये पार्टी पावर में आती है तो पहले साल में 550 बार काम रोक दिया जाता है किसी ना किसी कारणों से। अब उसके बाद गवर्नमेंट को फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन, सरकार ने कुछ कदम उठाए कंडीशन के सुधार के लिए। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर एंड पीजेंट्स, किसानों के लिए और वर्कर्स के लिए एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम यानी स्कूल लगा दिए गए और कंपलसरी कर दिया वुमेन के लिए स्कूल जाना। अब स्कूल लगा दिए तो स्कूल में ऐसा थोड़ी है कि पूरा रशिया चला जाएगा, कि पूरा देश चला जाएगा, कुछ लोग ही जा पाते थे, बहुत ही छोटा हिस्सा। लेकिन ये देख सकते हैं हम कि जो सरकार थी उसके विचार कितने अच्छे थे, वो हर फील्ड में विकास चाह रही थी देश का। स्कूलिंग सिस्टम वो वे लेकर आए। क्रैक्स फैसिलिटी जो हम देखते हैं, मान लो ये हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में कोई लेडी है जो बीमार है, अगर वो अपना चेकअप कराने इस वार्ड में है तो साइड में एक क्रैक बना दिया जाता है जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चेकअप कराएंगे तो चेकअप में डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस वजह से क्रैक्स बना दिए जाते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं और इसको बोल दिया गया क्रैक्स फैसिलिटी उपलब्ध कराना सरकार के द्वारा। इसके बाद चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडिंग। चीप पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि लोगों को दवाइयाँ चीप दे रहे हैं, वो सस्ती चीज़ें देना। मतलब इतना पैसा तो उस वक्त रशिया में ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ लगाया, सरकार के पास पैसा आ गया और उन्होंने पूरा विकास कर दिया रशिया का। उनके जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो भी लिमिटेड थे। इस वजह से क्या किया उन्होंने, चीप हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जनता को। तो ये हमारा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें हमने एक चीज़ ये और देखी कि सरकार ने अच्छे कदम उठाने के लिए कई जगह हर फील्ड में प्रयास किए, जितने संभव प्रयास किए जा सकते थे, लेकिन सरकार के पास जो रिसोर्सेज थे देवर लिमिटेड, सो द गवर्नमेंट कुड नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल थिंग्स फॉर द सिटीजंस। जो सरकार के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, संसाधन लिमिटेड थे, वैसे सरकार उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई लोगों के लिए। तो लेकिन जितना हमें बुक में दिया गया था मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, बहुत मैंने आपको लोगों को सब कुछ बताया। अब इसके जो 2 टॉपिक है वो और बचते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।